हेलो दोस्तों, टारगेट विद बैजनाथ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम हिमालय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हिमालय में ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो मुख्य हिमालय उसके अंदर है ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनकी चोटियां, कौन कौन से पर्वत है, इनके मध्य में कौन कौन से फॉल्ट पाए जाते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। और हिमालय के जो दर्रे थे उन दर्रों के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है उससे नीचे थोड़ा सा उत्तर भारत का मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, ये जो नदियों का दोआब क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये जो मैदान है इसको दो भागों, दो तरीके से या दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो है भौतिक विभाजन और एक है प्रादेशिक विभाजन। तो देखो, पहला है प्रादेशिक विभाजन। उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस उत्तर भारत के विशाल मैदान में दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्रादेशिक विभाजन और एक है भौतिक विभाजन। भौतिक प्रादेशिक विभाजन में जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों के आधार पर बांटा गया है। प्रादेशिक विभाजन में पहला है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान। दूसरा है पंजाब हरियाणा का मैदान। नेक्स्ट है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा है? एक तो ऊपरी गंगा, एक है मध्य गंगा और तीसरा है निम्न गंगा। मैदान नेक्स्ट आता है अपना जो निम्न गंगा के मैदान के बाद ये जो बीच में जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मालदा गैप। ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है जिसमें आपका बांग्लादेश आता है, ये जो मालदा गैप है ये शिलोंग के पठार से प्रायद्वीपीय पठार को अलग करता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको शिलोंग के पठार से क्या करता है, ये अलग करता है। इसके बाद जो असम का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये भी नदियों के द्वारा बनाया गया है। कौन सी नदी है यहाँ पर? यहाँ पर दो नदियां हैं, एक तो इधर से आती है तीस्ता और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र। उसका नाम है आपका असम का मैदान। असम का मैदान या इसी को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये तो आपका प्रादेशिक विभाजन हो गया, यानी प्रदेशों के आधार पर कहां कहां पर ये जो क्षेत्र है, जो मैदान है उत्तर भारत का विशाल मैदान, वो मैदान कहां पर फैला हुआ है। इसके बाद आता है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या होता है, देखो भौतिक विभाजन के अंदर जब भी कोई नदी प्रवाहित होती है तो वो नदी प्रवाहित होने से पहले कोई पर्वतीय क्षेत्र से निकल के आती है, क्योंकि ज्यादातर नदियां मैदानी क्षेत्रों में बह रही हैं, लेकिन आई कहां से हैं? पर्वतीय मैदानों से, क्योंकि जब तक उनको ढाल नहीं मिलेगा तब तक वो प्रवाहित नहीं होंगे। तो ये जो क्षेत्र मैदान है, ये जो मैदानी क्षेत्र जो बना हुआ है
ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर ही समझा जा सकता है। कैसे बना था ये? उसी टाइम पर जिस समय पर हिमालय बना था, जिस समय पर हिमालय बना था उसी समय पर ये जो इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट इस टाइप से इसके ऊपर चढ़ी। जैसे ही इंडियन प्लेट इसके अंदर धसी तो ये जो यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, और ये है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जब इसके अंदर गई यानी इसके नीचे धस गई तो ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र टूट गया था इस टाइप में, और बीच में क्या हो गया ये, इसके बाद फिर से पर्वत बनी। ये जो बीच में है ये तो तिब्बत का पठार बना था। इस तिब्बत के पठार से पहले ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बीच का जो क्षेत्र था, इसके बीच का जो क्षेत्र था ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान। क्योंकि जैसे ही इससे हम ऊपर जाते हैं तो शिवालिक हिमालय मिलेगा, शिवालिक के बाद मध्य हिमालय और सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा ऊंचा है वो है ग्रेट हिमालय। ये जो उत्तर भारत का मैदान है इसके अंदर जैसे ही नदियां कैसे आती हैं, इस प्रकार से है पर्वत। ये है हमारा ग्रेट हिमालय, ये है मिडिल हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। इसके बाद जैसे ही नदियां जो शिवालिक हिमालय से आती हैं इस प्रकार से जाती हैं ऐसे। तो सबसे पहले ऊपर से आएगी तो अपने साथ इसको काट के लाएगी, गाद, मिट्टी, बालू या पत्थर लेके आएगी। तो जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो तो यहां पर जमा हो जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर। उसके बाद यहां से आगे छोटे छोटे पत्थर आएंगे और उसके बाद बिल्कुल बारीक जो मिट्टी टाइप की है, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक कण, और उसके बाद इस प्रकार से प्रवाहित होती जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पार्ट्स बट गए, ये बड़े पत्थर, उसके बाद छोटे पत्थर और बारीक पत्थर के बाद ये नदी प्रवाहित होने लगी। तो ये इसका क्या हो गया, भौतिक विभाजन हो गया। भौतिक विभाजन में इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आपके जो बड़े बड़े पत्थर हैं इसको बोलेंगे भावर प्रदेश। क्या बोलेंगे इसको? भावर प्रदेश। भावर प्रदेश के बाद ये जो छोटे छोटे से पत्थर हैं या कण हैं इसको बोलेंगे तराई, तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश के बाद जब ये बिल्कुल बारीक कणों के रूप में प्रवाहित होंगे ये हो जाता है आपका मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान को इस प्रकार से हमने विभाजित किया है, भावर प्रदेश, तराई का मैदान, और ये जो आपका मैदान है ये, इस मैदान को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला है क्या, बांगर, और दूसरा है खादर। बांगर और खादर, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में बांगर और खादर यानी जो जलोढ़ नदी के द्वारा बहाकर लाए गए जो छोटे छोटे से कण होते हैं उनको ला करके वो अपने क्षेत्र में छोड़ देती है, आसपास के क्षेत्र में वो जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद जब उनको ज्यादा समय हो जाता है तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा बनती है उस पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़। और जो खादर होती है वो नवीन जलोढ़ होती तो मृदा ही है। उसके बाद नदी और भी आगे प्रवाहित होगी तो नदी अपने आसपास के क्षेत्र में जो मलबा छोड़ के जाती है वो मलबा जब ज्यादा समय तक जमा रहता है तो बांगर में परिवर्तित हो जाता है, और जो नवीन होता है जो मलबा या गाद उसको हम खादर कहते हैं। क्योंकि खादर भूमि और बांगर भूमि ये आगे चल के मिट्टियों के टॉपिक में देखेंगे कि मिट्टियों के जो जलोढ़ मृदा होती है वो दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो इसी प्रकार से ये जो भौतिक विभाजन है, ये भौतिक विभाजन किस प्रकार से होगा? देखो, पहला था भावर प्रदेश,
ये जो भावर प्रदेश है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो आकर के जमा हो जाते हैं। नदी जब ऊपर से प्रवाहित होते हुए आती है ना, ये नदी, तो ये नदी इन पत्थरों के अंदर खो जाती है। कहते हैं कि नदियां यहाँ पर कैप्चर हो गई है, यहाँ पर नदी कैप्चर हो गई मतलब खत्म हो गई है ऐसा लगता है, लेकिन नदी अंदर से बहती हुई आती है। पता चलता है कि बाहर जब छोटे छोटे कणों में पहुंचती है तो बाहर दिखाई देती है, अरे नदी तो इधर के आसपास। तो ऐसे मान लिया कि ये जो कण होते हैं, ये छोटे छोटे कण, इन कणों में ऊपर से जो नदी आ रही है, पानी आ रहा है, ये पानी यहाँ से तो दिखाई नहीं देगा ये इस क्षेत्र में, लेकिन बाहर जैसे ही ये छोटे छोटे कणों से निकलेगा तो पानी इस टाइप से निकलते हुए दिखाई देता है। यहाँ का पानी यहाँ निकलते हुए दिखाई देगा इस प्रकार से। तो इस वाले क्षेत्र में ये जो नदी होती है, तो नदी यहाँ पर क्या हो जाती है, अंडरग्राउंड वाटर चलता है इसके अंदर। इसीलिए जो भावर प्रदेश है, यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पति तो उगेगी नहीं, तो यहाँ पर ये मरुभूमि होती है, यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। भावर प्रदेश के बाद आता है तराई क्षेत्र। नेक्स्ट है तराई, यानी तराई प्रदेश, तराई प्रदेश या तराई मैदान। तराई प्रदेश होता है जो बड़े बड़े पत्थरों के बाद छोटे छोटे जो कण होते हैं, बारीक कण आपस में बाहर निकल आते हैं और छोटे छोटे कण ऐसे जमा हो जाते हैं, इसको बोलते हैं तराई का मैदान या तराई प्रदेश। उसके बाद आता है अपना मैदानी क्षेत्र, जहां पर नदी हमें दिखाई देने लगती है, और मैदानी क्षेत्र में आकर के नदी अपने साथ लाए गए जो गाद, छोटे छोटे बालू के कण होते हैं और मिट्टी होती है, उस मिट्टी को बाहर ला करके, जिस प्रकार बाढ़ आती है तो बाढ़ में तो जो कण होते हैं वो जम जाते हैं पानी में नीचे, तो नीचे जमा हो जाते हैं वो, तो मैदानी क्षेत्र में जो जमा हो जाते हैं कण, वही कण जब जम जाते हैं ज्यादा समय के बाद तो वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पहली बांगर और एक खादर। तो नवीन जलोढ़ जो नई मृदा होती है उसे खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो मैदानी क्षेत्र में कौन कौन से हुए, बांगर और खादर। तो बांगर और खादर, बांगर में क्या बताया मैंने, नवीन जलोढ़, पुरानी जलोढ़ और नवीन जलोढ़। इस प्रकार से ये जो भौतिक विभाजन हो गया किसका, उत्तर भारत के मैदान का। जब नदी यहां से निकल जाएगी तो आगे चल करके कहां पर मिलेगी, ये किसी समुद्र में जाकर के मिल जाएगी, और समुद्र में जाने से पहले आपने देखा होगा कि नदी कुछ इस टाइप में परिवर्तित हो जाती है ऐसे। तो ये जो देखा, ये किस टाइप का चित्र बन रहा है, डेल्टा। तो आगे चल करके नदी के द्वारा क्या बनाया जाता है, उसके बाद समुद्र में ये पानी गिरा देती है, तो आगे चल के एक क्षेत्र और बनता है मैदानी में, वो बनता है डेल्टा। अगला क्या बनेगा, डेल्टा, डेल्टा का मैदान। डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती हैं और कौन कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए कि ऐसी कौन सी नदियां हैं। कुछ नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, और कुछ नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। देखो, ये जो भावर प्रदेश है, ये भावर प्रदेश सबसे पहले मैंने बताया था, ये जो पर्वत है ये शिवालिक है, शिवालिक हिमालय है, और अपना जो उत्तर भारत का मैदान है वो शिवालिक के नीचे ही बनता है। गंगा नदी यहां से निकलती है, तो गंगा नदी के 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि गंगा नदी की जो सहायक नदियां है ना, वो भी गंगा नदी का ही मैदान बनाती हैं। तो गंगा की सहायक जितनी भी होगी तो गंगा बेसिन होगा, और गंगा बेसिन का जितना भी मैदान है उस पूरे को गंगा का मैदान कहा जाता है। तो गंगा के मैदान में ऊपरी गंगा, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश दोनों में है, क्योंकि आगे चल करके ये गंगा नदी किससे में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र में, जैसे कि बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये जो भावर प्रदेश है, भावर भावर प्रदेश, भावर प्रदेश का निर्माण कब होता है? तो देखो, भावर प्रदेश का निर्माण कहां पर होगा? बिल्कुल, जैसे ही शिवालिक हिमालय से नीचे आएंगी नदियां, तो सबसे पहले कौन सा किसका निर्माण करेगी? भावर प्रदेश का निर्माण करेगी। भावर प्रदेश का निर्माण गिरपदीय क्षेत्र में होता है। गिरपदीय क्षेत्र क्या होता है? गिरि माने होता है पर्वत, पदी माने निचला क्षेत्र यानी पाद। तो गिरि यानी पर्वत के जो निचला क्षेत्र होता है उसमें सबसे पहले भावर प्रदेश बनता है। और भावर प्रदेश में ही जब पर्वत से उतरने के बाद आपको पता होगा कि जब भी पर्वत से नदी उतरेगी तो उसका वेग ज्यादा होता है। पर्वत से उतरने पर नदी का वेग अधिक होता है, जिससे जब वेग अधिक होगा तो ये क्या करेगी? इस पर्वतीय क्षेत्र को काटेगी, जिससे नदी पर्वतीय क्षेत्र में जहां से गुजरती है, वहां के क्षेत्र को खंडित करती हुई चलती है। क्या करेंगे? उसको काटेंगे, उसी वाले क्षेत्र को जहां से गुजरेगी, और वो कटा हुआ क्षेत्र या जो बालू, मिट्टी या पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर बनेंगे, सबको अपने साथ वेग के साथ बहा के नीचे लाएगी। और नीचे लाके जैसे ही भावर प्रदेश के पास पहुंचेगी, उन सबको छोड़ देगी और बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से होकर के छोटे छोटे कण, बालू के कण होंगे, वो तो निकल जाएंगे, साथ में पानी निकल जाएगा और ऊपर वो जमा रह जाते हैं। इसके बाद तराई के मैदान में पहुंचती है तो जो छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे थोड़ा मैदानी क्षेत्र आता है तो छोटे छोटे कण भी वहां पर रुकने लग जाते हैं। यहाँ पर तो वेग ज्यादा होता है, तो वेग ज्यादा होने के कारण छोटे छोटे कण निकल जाते हैं, लेकिन जहां धीरे धीरे वेग कम होता जाता है तो जो छोटे कण होते हैं वो भी फिर आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद नदी और आगे बढ़ती है तो आगे चलकर नदी का वेग कम होता जाता है। जैसे जैसे नदी का वेग कम होगा तो बहाकर लाए गए कण भी तराई के मैदान में जमा होने लगते हैं। जब ये कण तराई के मैदान में जमा होने लगेंगे, यानी जो बड़े बड़े पत्थरों से थोड़े छोटे छोटे कण होंगे वो जमा होने लगेंगे, उसके बाद मैदानी क्षेत्र में तो मिट्टी बनेगी, जो मिट्टी के कण होंगे वो आगे चल के थोड़ा और बह जाते हैं। उसके बाद तो नदी का वेग बिल्कुल स्लो होता चला जाता है और जहां जहां समुद्र में पहुंच पाती है वहां पर तो नदी खुद अपनी कई एक वितरिकाओं में बट जाती है, क्योंकि उसका वेग बहुत कम हो जाता है, ढाल उसको मिलता नहीं है। उसी ढाल की कमी की वजह से डेल्टा बनाया जाता है। इसके बाद तो जो नदियां हैं, अपनी जो गंगा नदी है और भी नदियां हैं, ये शिवालिक हिमालय से निकलती हैं तब तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे ये नीचे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, इनका वेग कम होता जाता है और ये चौड़ाई, इनकी जो चौड़ाई है, स्पीड है जो पानी की, वो तो कम हो जाती है, लेकिन ये अपने क्षेत्र को चौड़ा ज्यादा करती जाती है, गहराई कम हो जाती है, धीरे धीरे इनकी गहराई कम हो जाती है। और करोड़ों वर्षों के बाद जब ज्यादा समय हो जाएगा, ऊपर से जब
कंकड़ और पत्थर, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये थोड़ा थोड़ा गल गल के यानी कट कट के जब नीचे आ जाएगा, समुद्र में जाएगा कुछ, तो कुछ यहीं पे जमा हो जाएगा, जिससे नदी की जो गहराई कम होती जाएगी। जब नदी की गहराई कम हो जाती है उसको कहते हैं कि ये बहुत पुरानी नदी हो गई या बूढ़ी नदी हो जाती है। अभी तो गंगा और ये जो यमुना, गंगा यमुना और जो नदियां हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, वे सभी यौवन अवस्था में हैं, इसीलिए तो बहुत ज्यादा वेग के साथ आती हैं। धीरे धीरे जब ये नदियां समय ज्यादा हो जाता है तो वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं और एक दिन धीरे धीरे ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियों का विलुप्त होने के लिए जब ज्यादा समय हो जाता है तो नदियों के जो जमा किया गया जो अपना मलबा होता है, ये मलबा इतना ऊंचा हो जाता है कि ये पानी को निकलने नहीं देता है और धीरे धीरे पर्वत भी कट कट के घिस घिस करके कमजोर हो जाते हैं और छोटे नीचे पर्वत हो जाते हैं, तो बारिश भी कम होती है। इस बारिश की कमी की वजह से वहां पर पानी की उपलब्धता कम हो जाती है, तो फिर नदियां अपने आप ही प्रवाहित होना बंद हो जाती है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक होगा उत्तर भारत के मैदान में। ये जो अभी तो हमने भौतिक विभाजन के बारे में अध्ययन कर लिया, प्रादेशिक विभाजन में इनको अलग अलग डिस्कस